नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में आज आधी चुनावी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 3 राज्यों मिजोरम, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव पूरा हो गया है। अब केवल राजस्थान में 25 नवंबर और तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होनी बाकी है। 3 दिसंबर को पांचों राज्यों के नतीजे हमारे सामने आ जाएंगे। तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मतदान का काम पूरा हो गया। आइए सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। यहाँ एक चरण में हो रही वोटिंग पूरी हो चुकी है, यानी पूरी 230 सीटों पर आज वोट एक साथ डाले गए। मध्य प्रदेश में आखिरी अपडेट आने तक यानी शाम 5 बजे तक जो मतदान हुआ है उसका फीसद था 71.26। बता दें आपको कि यह फाइनल वोटिंग का फिगर नहीं है। अभी फाइनल वोटिंग परसेंटेज चुनाव आयोग की तरफ से जारी किया जाना बाकी है। ये जो लास्ट फिगर आया है 71.26 का, ये शाम 5 बजे तक का है। वोटिंग 6 बजे तक हुई है और 6 बजे के बाद भी जो लोग लाइन में लग जाते हैं चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक उनको भी मौका दिया जाता है मताधिकार का इस्तेमाल करने का। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हो, जो कि मैदान में आपने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है, वहीं 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 मौजूदा सांसदों को भी बीजेपी ने इस चुनाव मैदान में इस बार उतार दिया है। सुबह सुबह सभी ने वोट डाले। इन तमाम दिग्गजों ने एक एक करके तस्वीरें आती रही, आपके सामने स्क्रीन पर सबकी तस्वीरें चल रही हैं और लोगों से इन सब ने ही, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे किसी और पार्टी के हों, आगे बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेने की अपील भी की। जिस तरह के वोटिंग परसेंटेज आए हैं उसको देखकर लग रहा है कि पिछली बार का रिकॉर्ड यानी 2018 का रिकॉर्ड इस बार 2023 में टूट भी सकता है। शिवराज सिंह चौहान वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं नहीं कहा गया कि अगर बीजेपी चुनाव जीतती है तो शिवराज सिंह चौहान, जो कि लगातार 18-19 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो फिर से सीएम होंगे। यानी उनके नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पार्टी ने नहीं किया। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो चुनाव से कई महीने पहले ही कमलनाथ के नाम की घोषणा कांग्रेस की तरफ से कर दी गई थी। उसकी वजह यह है कि पिछला चुनाव 2018 वाला, जो कि कांग्रेस जीती थी, वो तो अलग बात है कि बाद में सरकार गिर गई। जो चुनाव कांग्रेस जीती 18 वाला, तो कहा जाता है कि उस जीत में कमलनाथ की बहुत बड़ी भूमिका थी। लिहाजा कांग्रेस ने इस बार चुनाव की घोषणा से पहले ही कमलनाथ को अपना सीएम पद का उम्मीदवार बता दिया था। उनके नेतृत्व में चुनाव कांग्रेस ने लड़ा भी है। अब इन तमाम दिग्गजों की किस्मत के साथ साथ तमाम लोग जो राजनेता चुनावी मैदान में थे, उनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। क्या कहना है इस मतदान के बाद दिग्गजों का, पहले आपको मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात सुनाते हैं और फिर उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सुनते हैं। मतदान चल रहा है, जनता उत्साह में है। भांजे भी वोट डाल रहे हैं, लाडली बहनें डाल ही रही, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। राज्य आप सुबह से ही लाडली बहनों के बीच में हैं, तिलक करवा रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। अब कलाकार हैं, कोई ना कोई एक्टिंग करेंगे, कोई ना कोई कलाकार करेंगे, कलाकारी करेंगे और अब बेरोजगार नहीं होंगे कि इसके बाद ये एक्टिंग करने बम्बई जाएंगे, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। पहले चुनाव के कुछ और रंग देखते हैं, फिर मध्य प्रदेश पर और बातें करेंगे। चुनाव आयोग ने हर विधानसभा क्षेत्र में एक पिंक पोलिंग बूथ बनाने को कहा, जिसे संभालने की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं और दिव्यांगों की होती है। मध्य प्रदेश के इस तरह के पोलिंग बूथ को लेकर उत्साह दिखा। ऐसे पोलिंग बूथ को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था और कोशिश यही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं आएँ, दिव्यांग जब आए वोट करने के लिए तो उनको वोटिंग में किसी भी तरह की तकलीफ का ना तो सामना करना पड़े, बल्कि वहाँ के माहौल को देखकर वो उत्साहित होकर और लोगों को भी वोटिंग के लिए प्रेरित करें। वहीं छत्तीसगढ़ में आखिरी जो जानकारी हमको मिली है उसके मुताबिक 73.5% मतदान हुआ है। यहाँ पर भूपेश बघेल सहित तमाम दिग्गजों ने आज अपना वोट डाला। भूपेश बघेल कांग्रेस के सफल मुख्यमंत्रियों में गिने जाते हैं, ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री थे। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस चुनौती दे रही है। तो छत्तीसगढ़, जो कि लगा हुआ इलाका है, जो पहले समूचे मध्य प्रदेश का हिस्सा भी था, जो 20 साल पहले अलग हुआ, करीब 22 साल पहले, उस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पर बीजेपी की पार्टी उनको चुनौती दे रही है, उनको इस चुनावों में मुकाबले के लिए लालायित कर रही है। हम बता दें आपको
रमन सिंह को बीजेपी ने अपने साथ मंच पे जगह तो दी, बीजेपी ने अपने बड़े नेता के तौर पर, लेकिन बीजेपी ने यहाँ भी किसी को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं किया है। न मध्य प्रदेश में किया, न छत्तीसगढ़ में किया। कांग्रेस ने भी भूपेश बघेल को लेकर ये नहीं कहा है। हालांकि चुनाव उनके नाम पर, उनके काम पर लड़ा, जगह जगह उनके पोस्टर, उन्हीं के पोस्टर लगे थे पूरे छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये नहीं कहा है कांग्रेस आलाकमान ने कि अगर जीत गए तो भूपेश बघेल ही होंगे। वो औपचारिक घोषणा कांग्रेस पार्टी ने यहाँ नहीं की है। मेरे साथ इस चुनाव पर आज जिस तरह का मतदान हुआ है, बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बारी बारी से सबके पास चलेंगे। पहले परिचय करा दूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं भोपाल से, अक्सर आप उनको हमारे साथ एनडीटीवी पे देखते हैं, रशीद भाई, रशीद किदवई हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया रशीद भाई वक्त निकालने के लिए। आज आई नो आप सबका लंबा दिन है आज का। अमिताभ तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। स्वागत है अमिताभ जी आपका। और मेरे सहयोगी अनुराग द्वारी, जो कि हमारे एनडीटीवी के रेसिडेंट एडिटर हैं। अनुराग, इट्स बीन अ लॉन्ग डे। सुबह 6 बजे से मैं आपको देख रहा हूँ, 2-2, 3-3 चैनलों की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, और अब तो मध्य प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है भाई। तो मेरा पहला सवाल आप ही से, ज़मीन पर आप हैं, मेहनत आपने की, आपकी टीम ने की है, इस पोलिंग परसेंटेज को देखकर, हालांकि फाइनल फिगर नहीं आए हैं, लेकिन आपकी और मेरी जो बात हो रही थी शो के पहले, आपने ये अनुमान लगाया कि पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। तो अगर ये टूटता है तो क्या मतलब है इसका? बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी। जी बिल्कुल, देखिए अभी तो हर इलाके से नहीं आया है, और रशीद सर शायद इसमें थोड़ा और जोड़े, लेकिन मैं विंध्य के इलाके में खास करके सतना का जो वोटिंग परसेंटेज 5 बजे तक का देख रहा था, वहाँ आश्चर्यजनक रूप से लगभग 4% महिलाओं ने ज़्यादा मतदान किया है। 4%। मैंने सतना का उदाहरण आपको इसलिए दिया क्योंकि विंध्य एक ऐसा इलाका है जहां पिछली दफ़े बीजेपी ने 30 में से 24 सीटें जीती थी, और इसलिए वो कांग्रेस से बहुत ज़्यादा दूर नहीं थी। दोनों को बहुमत नहीं मिला था। बीजेपी को लगभग 50,000 वोट ज़्यादा मिले थे, लेकिन सीटें कांग्रेस की ज़्यादा थीं। तो इस बार ये माना जा रहा है कि विंध्य में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है और बीजेपी को वहाँ से खासा नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन क्या ये महिलाएं जो निकलकर सामने आई हैं ये कुछ और कहानी कहेंगी? इसके लिए तो 3 तारीख तक का इंतज़ार करना होगा। लेकिन सुमित जी, आज भोपाल के भी अलग अलग इलाकों में, चाहे वो नए भोपाल का इलाका हो, चाहे पुराने भोपाल का इलाका हो, अल्पसंख्यक बहुल इलाका हो, तमाम ऐसे इलाकों में महिलाएं बड़ी तादाद में आई हैं और उन्होंने मतदान किया है। अमूमन ये ज़रूर देखा जाता है कि अगर मतदान का प्रतिशत ज़्यादा बढ़ जाता है तो मौजूदा सरकार के लिए वो एक चिंता की लकीरें आ जाती हैं, और अगर घटता है तो ऐसा माना जाता है कि वो सरकार के लिए थोड़ा ठीक ठाक है। लेकिन जो महिलाओं की तादाद बढ़ी है, अभी हमारे पास पूरे आंकड़े नहीं हैं, एक अंतिम आंकड़ा नहीं है चुनाव आयोग का, लेकिन ये किसके पक्ष में जाएगा ये देखना इस बार बहुत दिलचस्प होगा। इनफैक्ट हमको जब हम विश्लेषण करेंगे, जब फाइनल फिगर आएंगे, हो सकता है कल वो मौका मिले, तो ये देखना होगा कि रूरल इलाके में कितनी वोटिंग हुई, अर्बन इलाके में कितनी वोटिंग हुई, महिला कितनी है, पुरुष कितनी है। पिछली बार की सीटों पर जो वोटिंग हुई तो उससे उन कॉन्स्टिट्यूंसीज वाइज उन इलाकों में कितनी वोटिंग परसेंटेज में सुधार आया या गिरावट आई, जो भी कुछ है। लेकिन क्योंकि आपने एक महिलाओं का जिक्र कर दिया अनुराग, मेरे दिमाग में 4-5 टॉपिक थे आप लोगों से बात करने के। लेट्स स्टार्ट विद महिला ओनली। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी, ये यूएसपी है। और इनफैक्ट जो सुन रहे थे हम लोग दिल्ली में बैठ के लोग, हालांकि मैं चुनाव में नहीं आ पाया आपके राज्य में रशीद भाई, मेरा सवाल आपसे है, ये माना जा रहा था कि ये स्कीम इतनी सफल रही है मध्य प्रदेश की कि इसको बीजेपी रिप्लिकेट करना चाहती है अपने और स्टेट्स में भी। इनफैक्ट कुछ मुख्यमंत्रियों ने उस तरह की और घोषणाएं भी कर दी हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर महिलाएं बाहर बड़ी संख्या में निकल कर आ रही हैं, जो अनुराग कह रहे हैं, तो क्या ये तय माना जाए कि जहां पर महिलाएं ज्यादा हैं वहां पर बीजेपी सुरक्षित है? धन्यवाद सुमित। मुझे लगता है प्रथम दृष्टि में ज्यादा मतदान होना लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है कि लोग जो है उनको लोकतंत्र में और ज्यादा उनकी आस्था बढ़ रही है। किस राजनीतिक दल को फायदा होगा ये हमें 3 तारीख को पता चलेगा। देखिए, महिलाओं को लेकर के दोनों राजनीतिक दल जो है, वो एक राजनीतिक दल है उसका बखान, उसका नैरेटिव ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन दूसरे राजनीतिक दल ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। एक और चीज मैं कहूंगा सुमित, मैंने अपने पत्रकारिता के आधार पर, देखिए जो राजनीतिक दल जीतता है और उसमें हम हमेशा देखते हैं कि उसमें पुरुष और उसके साथ महिलाओं की उसको बहुत ज्यादा उसको मत मिलते हैं और उसकी जीत होती है। लेकिन ऐसा हमें कोई ऐसे रिसर्च नहीं मिली है कि जहाँ के ऊपर जो है कोई राजनीतिक दल हारा हो और उसको महिलाओं के वोट ज्यादा मिले हो। मतलब जो एक ट्रेडिशनल वोटिंग पैटर्न होता है उसमें तकरीबन महिला पुरुष का जो राजनीतिक दल जीतता है या जो हारता है उसका वो अनुपात में बहुत ज्यादा फर्क नहीं आता है। इसको हम एक फैशनेबल नैरेटिव है, ये जरूर है कि हम उसकी बात करते हैं।
सकते हैं। और जहां तक एक मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो बात है, वो एक वोटर फटीग है। क्या फटीग केवल पुरुषों का था? महिलाओं में वो उबाऊपन या एक बदलने की ख्वाहिश, जो जिस तरह की बात हमने देखी जमीन पे, मुझे लगता है कि वो जेंडर सेंट्रिक नहीं था। लोग अगर परिवर्तन चाहते हैं किसी भी राज्य में, तो वो राज्य में स्त्री पुरुष दोनों उसमें शामिल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक पक्ष बैठा रहे और दूसरा पक्ष शामिल हो। तो ये सारी तथ्य है, इसको मुझे लगता है ये चुनाव इसको सेटल करेगा। मैं अभी आज वोटिंग के दिन ऐसी बात कोई नहीं कहना चाहता हूँ पत्रकार होने के नाते, कि ऐसा लगे कि किसकी बढ़त है किसकी बढ़त है। लेकिन अगर जिसका हमारा अनुमान है कि मध्य प्रदेश में मतदाता जो था वो एक तरह से ऊब गया है एक राजनीतिक दल के कंटिन्यूएशन से, और वो बदलाव चाहता है, तो आप देखिएगा कि उसमें स्त्री पुरुष का भेद नहीं होगा। और एक और बहुत बड़ी बात जी। सुमित रही है कि जो उसका रचयिता था, मतलब जो उसका क्रिएटर था, जिसने वो बनाया लाडली बहना, अब उसका हमें पता नहीं है कि वो मतलब कैप्टन है, नॉन प्लेइंग कैप्टन है, 12th मैन है। उसको लेकर के मैं शिवराज जी के बारे में बात कर रहा हूँ। उसका एक बड़ा जी। प्रश्न चिन्ह है कि उनकी भविष्य की भूमिका क्या होगी। इनफैक्ट अमिताभ, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे याद आ गई। कैंपेन के दौरान जब इलेक्शन अनाउंस हुए अमिताभ तिवारी, तो शिवराज सिंह चौहान के 2-3 बयान ऐसे आए मुख्यमंत्री के तौर पर बहनों के बीच में भाषण देते हुए, जिससे लगा कि वो रिटायरमेंट मोड में है, जैसे लगा कि वो आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं। वो एग्जैक्ट कोट्स तो मुझे याद नहीं है, लेकिन वो घटनाएं आपको भी याद होंगी, अनुराग को भी याद होंगी, और ठीक कर पाएंगे मुझे। अनुराग इस सब चीज़ों को बड़े क्लोजली याद भी रखते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान का उस तरह की अपील करना, फिर महिलाओं को ज़्यादा वोट निकल कर बाहर आकर वोट करना, कैसे देखते हैं अमिताभ आप इसको? अगर जैसे कि विंध्य के इलाके की बात को अगर हम रिप्लिकेट करें पूरे मध्य प्रदेश में, तो क्या महिलाएं का निकलना शिवराज सिंह चौहान के लिए राहत की खबर है या नहीं? देखिए, मध्य प्रदेश ही इन 5 राज्यों में एक ऐसा राज्य है जिसमें महिला टर्नआउट पुरुष टर्नआउट से कम था 2018 में। बाकी सब राज्यों में महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों के टर्नआउट से ज्यादा था। तो अगर अनुराग जी, हालांकि एक विंध्य पर्टिकुलर जिले की बात कर रहे हैं, जोन की बात कर रहे हैं, उसमें अगर महिलाओं का टर्नआउट ज्यादा है और अगर ये स्टेट वाइड इसका हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है, तो इसका असर जो है वो चुनावों पर जरूर हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि महिलाएं जो हैं वो, उनके इश्यूज अलग हैं, उनके डिमांड्स अलग हैं, उनकी लीडरशिप अलग है। और कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि कास्ट वाइज वोटिंग से हट करके कटिंग अक्रॉस कास्ट लाइंस वो वोट करती रही हैं। हमने यूपी में भी देखा है, स्ट्रांग लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर योगी जी को बहुत सारे मत जो है को महिलाओं का उनको मिला था। अब दूसरी बात जो आपने शिवराज सिंह चौहान के बारे में करी है, तो अनुराग जी आपको अच्छे से बताएंगे कि जब पहली दूसरी लिस्ट में शिवराज जी की चली नहीं, तो शिवराज जी ने ये एक बार्गेनिंग चिप यूज करना शुरू कर दिया रैलीज में, कि लड़ूं कि ना लड़ूं। मतलब एसेंशियली वो मैसेज दे रहे थे हाईकमांड को कि अगर मैं नहीं लड़ूंगा और अगर मेरे मन मुताबिक आगे टिकटों का बंटवारा नहीं होगा, तो इस राज्य से भाजपा का बोरिया बिस्तरा उड़ जाएगा। तो बाद के लिस्टों में शिवराज सिंह चौहान की चली है, उनके ही ज्यादातर लोग जो हैं वो अपॉइंट हुए। क्योंकि चाहे आप कुछ भी कह लें, फटीग फैक्टर तो हम सब लोग इसकी बात करते हैं, वो है भी, जमीन पे है भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये सीडेड भी है। ये जो डिसीजन है शिवराज सिंह चौहान का को नहीं अनाउंस करने का, उसके पॉलिटिकल ओवरटोन्स हैं। अगर वो शिवराज जी को सीएम कैंडिडेट अनाउंस कर देते और अगर भाजपा जीत जाती, चुनाव जीत जाती है, तो शिवराज जी की दावेदारी पोस्ट मोदी एरा में सबसे मजबूत हो जाती है, सबसे मजबूत हो जाती है। तो ये सब बातें भी हैं। अच्छा एनालिसिस है आपका अनाउंस अमिताभ। किया गया। मैं इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ और अपनी बात जोड़ते हुए अनुराग के पास जा रहा हूँ। अनुराग, अगर बीजेपी जीतती है तो शिवराज सिंह चौहान का पद, उनकी दावेदारी सबसे मजबूत होगी, कोट अमिताभ तिवारी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस वक्त चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय लड़ रहे हों, प्रहलाद सिंह पटेल लड़ रहे हों, नरेंद्र सिंह तोमर लड़ रहे हों, और 4 सांसदों को लड़ाया गया हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हों, इन बड़े बड़े दिग्गजों के बीच में अगर बीजेपी 230 में से 115, 17, 20, 25 सीटें जीत जाती है, तो क्या शिवराज सिंह चौहान के लिए और मुश्किलें आने वाली हैं या नहीं?
सुमित जी, मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहला तो रशीद सर को हम सब बहुत सम्मान देते हैं और उनकी बात, हर बात को बहुत गूढ़ तरीके से उनकी सुनते हैं, पढ़ते हैं। मैं बस एक बात जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि देखिए हम सबको पत्रकारिता में 2 दशक से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन जैसे इससे पहले के सालों में मैंने नहीं देखा कि कोई बच्ची जो पहली दफ़े वोट करने आ रही हो वहीं पर रील बना रही हो, वो तुरंत फ़ौरन जाके उसको इंस्टाग्राम पे अपलोड करे। कहने का मतलब ये था कि तमाम चीज़ें 5-5 साल में बदल रही हैं। तो पहले ये रशीद सर की बात बिल्कुल ठीक है कि पहले अगर पुरुष और महिलाओं का मतदान लगभग बराबर होता था तो उसमें ऐसा नहीं देखा जाता था कि हारने वाली पार्टी के साथ जुड़ा, जीतने वाली पार्टी के साथ जुड़ा। आगे मैं इस बात को यूं बढ़ाना चाहता हूं कि अब महिलाएं स्वतंत्र रूप से सोच रही हैं, वो बाहर निकल रही हैं, वोट दे रही हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनके घर में जैसी सोच है वो उसी आधार पर वोट दें। ये भी ज़रूरी नहीं कि वो किसी फला पार्टी के लिए वोट दें या किसी फला पार्टी के विरोध में वोट दें, जैसा हम सब कह रहे हैं कि ये 3 तारीख के बाद ही पता लगेगा। लेकिन चूंकि चीज़ें बदली हैं 5 साल में और बहुत ज़्यादा तकनीकी रूप से, सोच की दृष्टि से, तो ये तमाम चीज़ें हैं। मैं अमिताभ जी को भी बहुत गौर से सुन रहा था। हम एक बात बार बार, हमने कई पहले भी बार ये बात कही है कि क्या शिवराज सिंह चौहान को कमतर कर आंका जा रहा है, क्या उनका नाम नहीं दिया गया। मैंने खबर दिखाई थी कि जैसे ही लिस्ट अनाउंस हुई थी तो बीजेपी दफ्तर के सिर्फ 20 मीटर बाहर, यहीं पास में ही है जहां हमारा दफ्तर है, वहां से 3 कटआउट लगे थे। जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदम कद कटआउट थे। उसमें शिवराज सिंह चौहान का कोई कटआउट नहीं था, लेकिन हमने वो खबर दिखाई और 2 दिन बाद 2 और कटआउट लग गए, वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान के। उसके बाद आप देखिए जो 80 नामों की बार बार लिस्ट की बात आती है, जिसमें केंद्रीय मंत्री हैं और बाकी के तमाम लोग हैं, उनमें से 76 सीटें ऐसी थी जिसमें से 3 से 5 दफ़े से बीजेपी हार रही है, जीत नहीं रही है। उसको कांग्रेस का एक तरह से आप मजबूत किला कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो सारी लिस्ट आई है, क्या कोई मुझे बताएगा कि इसमें क्या शिवराज सिंह चौहान का स्टैंप ऑफ अप्रूवल यानी उनकी स्वीकृति नहीं है? इनमें कई सारे ऐसे नाम हैं जो मैं उस ज़बानी कह सकता हूं जो बिल्कुल शिवराज के जिसको कहते हैं ना लॉयल लोग हैं, उसमें साफ तौर पर ऐसा लगता है कि शिवराज की मुहर वाले नाम हैं। तो अगर शिवराज को स्वीकृति नहीं होती तो क्या ये नाम आ सकते थे? ये एक बड़ा सवाल है हम सबके सामने। अब मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। 7 लोग बीजेपी जीत जाती है, 7 बड़े नेता दिल्ली से भेजे गए चुनाव लड़ने के लिए, वो मुश्किल बढ़ाएंगे या शिवराज सिंह के नाम को एंडोर्स करेंगे? देखिए, मैं 2 बातें इसमें आपको एक और अहम बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ जो मुझे लगता है, मुझे ज़रूरी नहीं कि जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल सही सोच रहा हूँ, लेकिन जिस वक्त हमारे देश में ओबीसी की राजनीति बहुत उभार पर है, विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है, ये कह रहा है कि आपने इतने अधिकारी नहीं दिए। कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कितने ओबीसी हैं। क्या आपको लगता है कि इतने कद्दावर ओबीसी मुख्यमंत्री को, जो मध्य प्रदेश में 20 साल से बीजेपी, चाहे उमा भारती हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, ओबीसी मुख्यमंत्री दिया है, तो ऐसे वक्त में एक इतने कद्दावर ओबीसी मुख्यमंत्री को अगर बीजेपी सत्ता में आती तो हटाने का जोखिम लिया जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। रशीद भाई, आप सर हिला रहे थे, कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, सुमित, देखिए भाजपा की स्क्रिप्ट बिल्कुल तैयार है। देखिए, जीते तो मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी की जीत होगी मध्य प्रदेश में अगर भाजपा जीतती है। तो उसमें शिवराज जी का तो कोई नाम नहीं है। वो तो देखिए पॉलिटिकली उनकी वहां पर पारी खत्म हो गई। अब वो केंद्र में जाएंगे, संगठन में जाएंगे, क्या करेंगे आने वाला समय बताएगा। भाजपा हारी तो शिवराज जी के ठीक पर उनका वो कहा जाएगा कि शिवराज जी की वजह से हम हार गए, हमने तो बहुत प्रयास किया लेकिन उनके खिलाफ बड़ी एंटी इनकम्बेंसी थी। ये बात 2-2-4 की तरह साफ है। सुमित, मैं फिर कहूंगा, महिला वोट के बारे में मेरा मतलब कहने का ये था कि हमें आज तक कोई राज्य, कोई चुनाव ऐसा नहीं मिला कि कहीं हो कि 70% महिलाओं ने वोट दे दिया हो और 30% पुरुषों ने दिया हो और वो राज्य जीत गया हो। ये मेरे कहने का मतलब है। हम उसको एक मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जो फैशनेबल नैरेटिव है उसको हम बहुत ज्यादा बयान करते हैं। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा महिला वोटर पर। रशीद भाई, आप ही से पूछ रहा हूं मैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रही थी, कांग्रेस ने भी महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम्स की अनाउंसमेंट किया। क्या आपको लगता नहीं कि वो महिलाओं को प्रभावित कर पाई? एक जगह वादा था कि हम आपको ये सब देंगे, एक जगह मुख्यमंत्री था जो वो सब दे रहा था, उसने देना शुरू कर दिया था। तो किसकी बात जनता सुन रही होगी, जो दे रहा है उसकी या जो वादे कर रहा है उसकी? सुमित, देखिए, आप एक बात कह रहे हैं जिसका एक राजनीतिक ज्यादा बेहतर जवाब दे सकता है। लेकिन प्रथम दृष्टि में देखिए, वोटर का बिहेवियर होता है कि जो उसको अगर 18 साल में नहीं मिला तो आखिरी 6 महीने में या आने वाले 5 साल में मिले, उसको लेके उसको आदमी को इतना ज्यादा उसको विश्वास नहीं होता है।
बजाय अमिताभ? उसके हमने देखा है, कर्नाटक में भी देखा है, बहुत से राज्यों में देखा है कि जो 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 विपक्ष में होता है और वो आ रहा होता है और वो प्रॉमिस करता है, लोग उसकी ज्यादा मान सम्मान और उसको ज्यादा भरोसे की नियत से देखते अमिताभ, हैं। आपका टेक क्या है? कांग्रेस के पास महिला नेता है प्रोजेक्ट करने के लिए महिलाओं के सामने कि वो महिलाओं के लिए बात कर रही है महिला होके। बीजेपी के पास वो तमाम चीजें हैं जो वो दे रही थी ऑलरेडी। तो डिलीवरी और प्रॉमिस की लड़ाई है ये। और जी। जैसा आप कह रहे हैं कि कर्नाटक और हिमाचल का जो उदाहरण है, हालांकि उस उदाहरण में ये क्लियर था, एटलीस्ट कर्नाटक के केस में, कि जो भाजपा की सरकार थी उसमें हाई लेवल ऑफ नॉन परफॉर्मेंस थी। कौन पार्टी वहां पे जीत रहा है इसके ऊपर ज्यादा संशय नहीं था। और आपका खुद का भी सर्वे अगर देख लें जो CSDS के साथ आपने चलाया था, जी। उसमें 46% महिलाएं भाजपा को और 44% महिलाएं कांग्रेस को वोट करते हुए नजर आ रही हैं, और पुरुषों में 41% ईच है। तो अगर ये आंकड़ा देखते हैं, इसका मतलब है कि अगर भाजपा का वोट शेयर सर्वे के अनुसार, जो कि सही नहीं भी हो सकता है, उसको एज कहां पे मिल रहा है? महिला वोट शेयर में मिल रहा है। उसी की वजह से वो आगे हो सकती है, जो आपका सर्वे बता रहा था। पहली बात। दूसरी बात, अनुराग जी ने बहुत एकदम जिसको कहते हैं हिट द नेल ऑन द कॉफिन। शिवराज सिंह चौहान को भाजपा वहां रिप्लेस क्यों नहीं कर पाई? प्रधानमंत्री तो ओबीसी है, लेकिन 10 चीफ मिनिस्टर में से सिर्फ एक ही चीफ मिनिस्टर ओबीसी हैं भाजपा के, वो हैं शिवराज सिंह चौहान। तो उनको रिप्लेस इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता था। उनको अमिताभ जी, रिप्लेस एक मेरे पास वक्त ओबीसी की ही थोड़ी चाहिए। कमी है, लेकिन मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। लेट मी स्टार्ट दिस विद यू। दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस, आपको किसके कैंपेन में ज्यादा कोहेसिवनेस दिखाई दी, ज्यादा एकजुटता दिखाई दी, भाजपा के में या कांग्रेस के में? देखिए, कैंपेन इनोवेटिव कांग्रेस का था, क्योंकि बीजेपी का जो स्लोगन भी है वो मैं तो कहूंगा घिसा पिटाई स्लोगन है। इस बार भी था शायद, अब की बार फिर भाजपा सरकार से शुरू हुआ, ठीक है। लेकिन अगर कोहेसिव, अगर आप फैक्शनलिज्म या एकजुटता की बात जी। करेंगे, तो दोनों पार्टीज में फैक्शनलिज्म हमें देखने को मिला है। ऊपरी लेवल पे जरूर कांग्रेस में एक लीडरशिप की क्लैरिटी है, क्योंकि कमलनाथ इज लार्जली फंडिंग द इलेक्शन, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है, कहा जाता है। लेकिन भाजपा में भी भले ही शिवराज सिंह चौहान को सीएम कैंडिडेट नहीं अनाउंस किया गया, जो 7 एमपीज हैं ये अपने ही सीटों में फंसे हुए थे। तो जो कैंपेनिंग का जो 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 जिम्मा था वो लार्जली शिवराज सिंह चौहान ने ही उठाया है यहाँ राइट। पर। अनुराग, योर टेक। कौन ज्यादा एकजुट था किसमें, या फिर ऐसे कहें कि किसमें ज्यादा एकजुटता नहीं दिखी आपको? मध्य प्रदेश के संदर्भ में अमिताभ जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो उनका नारा था, और न सहबो बदल के रही वो, ये कहीं ना कहीं लोगों की ज़बान पे चढ़ा है। और जहाँ तक एकजुटता की बात है, दोनों दलों में मोटा मोटी एकजुटता दिखी, लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से कुछ बयान कपड़ा फाड़ राजनीति वाले आए, उसमें उस वक्त ऐसा लगा कि फिर से, लेकिन हालांकि दोनों नेताओं ने कहा कि हमारा पुराना रिश्ता है, जय वीरू गब्बर, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें भी हुई जो आमतौर पर चुनाव में होती हैं, होनी नहीं चाहिए, मूर्खों का सरदार, फलाना ढिमकाना, तो इस तरह की बातें रही हैं। दोनों दलों का कैंपेन लगभग बराबर है। छत्तीसगढ़ में मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है कि जो बीजेपी का नारा था वो ज़्यादा थोड़ा कैची था। चलिए, आप तीनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और क्योंकि अनुराग ने छत्तीसगढ़ को छेड़ दिया है, तो छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है उसको भी जरूर दर्शकों को बता देते हैं। रायपुर से हमारे सहयोगी हैं जुल्फिकार, उन्होंने ये रिपोर्ट फाइल की है आज की पोलिंग पर, वो भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के 70 विधानसभा सीटों में आज मतदान संपन्न हो गया। निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार 68.15% छत्तीसगढ़ में मतदान रिकॉर्ड किया गया है, जो 2018 में जो मतदान हुआ था उसके प्रतिशत से काफ़ी कम है। हालांकि ये प्रतिशत बढ़ सकता है। कल निर्वाचन आयोग जो अपडेटेड डेटा जारी करेगा तो उसमें ये डेटा बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जहाँ पे आखिरी कितना मतदान हुआ है उसका डेटा निर्वाचन आयोग को प्राप्त नहीं हुआ। तो मोटा मोटा जो प्रोविजनल डेटा मिला है इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोनों राज्यों से, उसमें मध्य प्रदेश में ज़्यादा पोलिंग होना पिछली बार के मुकाबले दिखाई दे रहा है अभी तक के मुताबिक, और छत्तीसगढ़ में कुछ कम परसेंटेज हो सकता है अभी तक की जो प्रोविजनल डेटा हमारे पास आया। ये फाइनल डेटा नहीं है, फिर से क्लियर कर दूं। और ये चीज़ें जो डेटा होता है इलेक्शन का, ये चुनाव के पंडितों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, एग्जिट पोल डिसाइड करने के लिए, किसकी सरकार बन रही है ये बताने के लिए। खबरों की खबर में अब बात करेंगे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। शी जिनपिंग क्या वाकई में तानाशाह है? वो जैसा काम करते हैं उसको देखकर तो इस पर भरोसा
नहीं करने का कोई कारण नजर नहीं आता। हर फैसला तानाशाही भरा ही लगता है। इसका नतीजा चीन में कोरोना के वक्त उनके खिलाफ सड़कों पर गुस्से को देखकर ही लग गया था। लेकिन ये बात जब दुनिया के सबसे मजबूत देश अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से कही जाए तो इसका मतलब बहुत कुछ होता है। और ये बात जो बाइडेन ने करीब 4 घंटे 240 मिनट की 1-to-1 बातचीत के बाद जब वो बाहर निकले तो पत्रकारों से खुद जो बाइडेन ने कहा कि वो तो डिक्टेटर है। He is. I mean, he's a dictator in the sense that he is the guy who runs a country that is a communist country that's based on a form of government totally different than ours. वो कम्युनिस्ट देश के राष्ट्रपति हैं, वो डिक्टेटर हैं। क्यों कहा जो बाइडेन ने, इस पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। जो बाइडेन ने साफ कहा कि शी जिनपिंग तानाशाह हैं, वो एक कम्युनिस्ट देश को चलाते हैं। अमेरिका और चीन के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ घटनाएं आपको याद दिलाता हूं। चीन में होता क्या है, एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, वो शी जिनपिंग जब से मुखिया बने हैं इस पार्टी के, तब से लगातार वही मुखिया हैं। उन्होंने अपने आप को आजीवन के लिए इस पार्टी का मुखिया घोषित करवा दिया है। इसके अलावा वहाँ जो विरोध के स्वर उस पार्टी के भीतर भी शी जिनपिंग के खिलाफ उठे हैं, उन विरोध के स्वरों को भी शी जिनपिंग ने बहुत ही आसानी से अपने रास्ते से हटा दिया है। चाहे वहाँ के रक्षा मंत्री हों, चाहे वहाँ के विदेश मंत्री हों, किस तरीके से वो गायब हुए, किस तरीके से वो वहाँ से हटा दिए गए, ये किसी से छुपा नहीं है। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि शी जिनपिंग तो डिक्टेटर है। तमाम मुद्दे हैं जिस पर चीन अपनी मनमानी करना चाहता है। दुनिया की नज़रों में क्यों चीन अलग थलग पड़ता जा रहा है, ज़रा ध्यान से इस पूरे डिटेल्ड रिसर्च को देखिए। एक बहुत बड़ा मुद्दा ताइवान का है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। पिछले साल तत्कालीन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे का चीन ने विरोध किया था। चीन अभी भी लगातार ताइवान को डराने के लिए सैन्य अभ्यास करता रहता है। चीन ताइवान पर कब्जा करने की धमकी भी देता रहता है। हालांकि हकीकत यह भी है कि ताइवान के प्रति दुनिया का बदलता नजरिया चीन के कम होते दबदबे की तरफ साफ इशारा कर रहा है। चीन कहता तो है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान को वापस अपने साथ मिलाना चाहता है, लेकिन चीन की करतूतों को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। इस बात की आशंका भी है कि ताइवान में होने वाले आम चुनावों में चीन गड़बड़ी कर सकता है। बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स इस बारे में लगातार अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में आ रही हैं। बात सिर्फ ताइवान भर की नहीं है। चीन के तमाम ऐसे निर्णय हैं जो बताते हैं कि तानाशाही क्या होती है, क्यों शी जिनपिंग तानाशाह है। उत्तर कोरिया पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता जाता है। वो लगातार हमले करने की धमकी देता है, और वो भी हमले परमाणु बम के हमले। वो कोई भी कानून नहीं मानता है, लेकिन वो चीन का सबसे करीबी दोस्त है। वो कहीं भी मिलने जाता है तो चीनी के राष्ट्रपति, चीन के मुखिया से वो ज़रूर मिलता है। उनके पूछे बगैर उत्तर कोरिया कोई काम इन दिनों में नहीं कर रहा है। उत्तर कोरिया को चीन हर तरीके से मदद देता भी दिखाई देता है। चीन बेहद चालाकी से एक पक्ष में खड़े होने का दिखावा करता है, लेकिन उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दुनिया की परेशानियों को और बढ़ाना है। चीन आधिकारिक रूप से इजराइल और गाजा के बीच मध्यस्थता की बात करता है, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि नेविल रॉय सिंघम, जो कि कम्युनिस्ट है और जिसके चीन के दलों से रिश्ते हैं, वो फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिका और यूरोप में हो रही रैलियों के पीछे हो सकता है। इन रैलियों को द पीपुल्स फोरम ऑर्गेनाइज कर रही है, जिसे फंड करने का आरोप नेविल रॉय सिंघम पर लगा है। अमेरिका के न्यूज़ पोर्टल द फ्री प्रेस ने रिपोर्ट छापी है कि कैसे नेविल रॉय सिंघम ने उस संगठन का समर्थन किया है जो फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे प्रोटेस्ट की मदद करे। अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन में क्या नेविल रॉय सिंघम का शामिल है, ये फ्री प्रेस की रिपोर्ट के बाद इस पर तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब नेविल रॉय सिंघम का नाम भारत के लिए कोई अछूता नहीं है। इसका भारत से भी कनेक्शन रहा है। अगर आप लोग भूल गए हैं तो याद दिला दूं, नेविल रॉय सिंघम आखिर कौन है। इसे पिछले महीने ईडी ने एक नोटिस भेजा है। इसे न्यूज़ क्लिक केस में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में नोटिस भेजा गया है। न्यूज़ क्लिक वेबसाइट पर चीन के लिए प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगा है। अमेरिका के न्यूज़पेपर का दावा है कि न्यूज़ क्लिक में नेविल रॉय सिंघम ने फंडिंग की हुई है। चीन शायद दुनिया का ऐसा देश होगा जिसके ज़्यादातर पड़ोसियों से रिश्ते बेहद खराब हैं, और ये एक या दो पड़ोसी नहीं, 14 देशों के साथ चीन की सीमा है, लेकिन अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से रिश्ते
ज्यादातर के साथ चीन के खराब ही हैं। बार बार चीन भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करता रहा है, अरुणाचल प्रदेश पर दावा करता रहा है, सियाचिन पर दावा करता रहा है और इसीलिए उसे मुंह तोड़ जवाब भी भारत की तरफ से दिया गया है। भारत और चीन के रिश्ते क्या हैं वो हम सब जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर चीन के रिश्ते किसी पड़ोसी मुल्क के साथ थोड़े बेहतर है तो वो पाकिस्तान है, लेकिन इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया के साथ दक्षिण चीन सागर को लेकर विवाद लगातार बना हुआ है। कजाकिस्तान के साथ भी चीन का सीमा विवाद है। किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के बड़े इलाके पर चीन अपना दावा करता है। अफगानिस्तान के बहुत बड़े इलाके पर चीन दावा करता रहा है। आज चीन और रूस के रिश्ते को देखकर यह लग रहा होगा कि दोनों मुल्क बहुत करीबी देश हैं, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो इजराइल का मामला हो, लेकिन आप गलत है। कम से कम बॉर्डर इशू को लेकर चीन तो रूस के साथ लगाई गई अपनी जो कई वर्ग किलोमीटर की ज़मीन है उस पर अपना दावा जताता है, यानी बॉर्डर विवाद रूस के साथ भी चीन का चल रहा है। रूस और चीन के बीच 1969 में सीमा विवाद को लेकर लड़ाई तक हो चुकी है, वो मामला अब तक शांत नहीं हुआ है। पूर्वी चीन सागर में स्थित सेनकाकू द्वीप पर जापान का शासन है, लेकिन चीन कहता है कि इस द्वीप पर उसका ऐतिहासिक तौर पर अधिकार है। मंगोलिया पर चीन अपना दावा करता है। फिलीपींस, कंबोडिया की जमीन पर भी चीन अपना हक जताता रहा है। अब आप समझिए चीन क्यों पाकिस्तान की मदद करता है। दरअसल पाकिस्तान की हालत बेहद खराब है, अर्थव्यवस्था बहुत बुरे दौर में चल रही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको सीपेक के नाम से दुनिया जानती है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। चीन अरब सागर तक अपनी पहुंच बना लेना चाहता है। पाकिस्तान को कुछ आर्थिक मदद मिल जाएगी, इसीलिए वो चीन के इस प्रोजेक्ट के साथ खड़ा हुआ दिखता है। अरब सागर से सीधी रोड पाकिस्तान अफगानिस्तान होती हुई चीन से जोड़ने की कोशिश में शी जिनपिंग लगे हुए हैं। अब चीन की एक और चाल को समझिए, वो लगातार कमजोर देशों की मदद का दिखावा करता है। पिछले 5 साल में चीन 35 देशों को हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है। इसे खरीदने वालों में ज्यादातर कम आय वाले देश हैं। कहा जाता है कि चीन के हथियार निर्यात का 3/4 हिस्सा पाकिस्तान और म्यांमार को जाता है, लेकिन चीन मुफ्त में मदद नहीं करता। वो इसके बदले में उस देश में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश करता है। अब श्रीलंका का ही उदाहरण ले लीजिए। यहाँ पर हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। ये दक्षिणी श्रीलंका में पूर्वी पश्चिमी समुद्री मार्ग के करीब है। बंदरगाह का निर्माण 2008 में शुरू हुआ था। चीन ने तब 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज श्रीलंका को दिया था। श्रीलंका की आर्थिक हालत बिगड़ी, जिसका फायदा उठाकर चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह पर कब्जे की कोशिश की। अब श्रीलंका को बचाने के लिए अमेरिका सामने आया है। अमेरिका के इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने कोलंबो में कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट में $533 मिलियन के निवेश की घोषणा की है। अमेरिका को उम्मीद है कि यह बंदरगाह चीन के प्रभाव को कम कर पाएगा। तो क्यों चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को डिक्टेटर कहा जाता है, हमने मोटे तौर पर इस रिसर्च के जरिए आपको समझाने की कोशिश की। अब मेरे साथ कुछ एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं जो चीन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। प्रभु दयाल जी हैं, पूर्व राजनयिक। मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव है मेरे साथ, स्वागत है आपका। और सिक्योरिटी एक्सपर्ट आलोक बंसल हमारे साथ है। कैप्टन बंसल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन बंसल, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूँ। चीन डिक्टेटर है। चीन के साथ 4 घंटे की बातचीत के बाद जो बाइडन सरेआम इस बात को कहते हैं कि चीन एक डिक्टेटर मुल्क है, शी जिनपिंग डिक्टेटर है। क्या इस डिक्टेटरशिप के कुछ और उदाहरण आने बाकी रह गए हैं जो मैंने गिनाया उसके अलावा? देखिए, जहां तक सवाल चीन का है, एक साम्यवादी व्यवस्था है और साम्यवादी व्यवस्था में सामान्यतः जो शासक होता है वो तानाशाह होता है। अगर हम सोवियत संघ से शुरू करें, लेनिन अपनी जिंदगी भर शासक रहे, फिर स्टालिन रहे, एक ख्रुश्चेव को हटा दिया गया तो ब्रेजनेव देखें, उसके बाद देखें, सब जिंदगी भर रहे। चीन के जब हम बात करते हैं तो माओ जेडंग जब तक जिंदा रहे तब तक वो तानाशाह थे। वो जब चाहते थे जो करते थे। जो चीन के आधिकारिक राष्ट्रपति थे उनको उनके राष्ट्रीय आवास से लोगों ने निकाल के बाहर फेंक दिया। दंग जियाओपिंग जो उस समय सेक्रेटरी जनरल थे, उनके बेटे को 3रे माले से उठा के फेंक दिया गया। तो जब माओ ने सत्ता छोड़ी और दंग जियाओपिंग वापस सत्ता में आए तो उन्होंने चीन के अंदर एक परिवर्तन लाने की चेष्टा की।
उन्होंने कहा कि जो भी सत्तारूढ़ होगा वो सिर्फ 10 साल के लिए सत्तारूढ़ होगा और उसके बाद एक नई पीढ़ी का जो नेता है वो आगे बढ़ेगा। और ये दो हिस्सों में चला। जियांग जेमिन 10 साल सत्ता पे रहे, फिर हु जिनताओ 10 साल सत्ता पे रहे। लेकिन जब से शी जिनपिंग आए उन्होंने जितने भी चेक्स एंड बैलेंसेस थे वो धीरे धीरे खत्म कर दिए। पहले तो जो 2 टर्म का जो लिमिट थी वो उन्होंने खत्म की। फिर अब वो आज ही उन्होंने जो सत्ता में जितने भी लोग थे अपने ही लोगों को पैक कर लिया। और हमने देखा और तानाशाही का असर क्या होता है कि जो व्यक्ति जो निर्णय लेता है उस पर पुनर्विचार नहीं करता। एक बार निर्णय ले दिया वो सही गलत हो जो भी हो। जैसा आपने देखा कोविड के दौरान 0 टॉलरेंस फॉर शहर के शहर बंद रहे, फैक्ट्रीज बंद रही और लोग मरते रहे, भूखों रहे, लोगों को कुछ नहीं मिला। लेकिन ये एक चीज पे तय थे कि भाई हम 0 टॉलरेंस के शहर बंद रहेंगे। हमने कई जगह देखा कि जो शी जिनपिंग के दिमाग में आया, और ये हमेशा ही तानाशाही शक्तियों के साथ समस्या होती है। अगर आपको याद हो कि माओ जेतुंग ने एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड ली थी कि चीन को उछाल कर हम विकसित देशों की श्रेणी में ला देंगे। उस प्रोसेस में 35 लाख लोग मर गए लेकिन चीन वहां का वहीं रहा। तो तानाशाहियों के साथ हमेशा ये समस्या होती है और वो जो है जो भी निर्णय लेते हैं उनको लगता है कि हम ही सही हैं, और यही हम चीन में देख रहे हैं। आज चीन के कोई आलोक जी, मैं आता हूं आपके पास, एक कमेंट और लोगों का भी ले लेता हूं। प्रभु दयाल जी मेरे साथ इंतजार कर रहे हैं। प्रभु सर, जो कुछ हमने देखा, जिस तरीके से जो बाइडेन का कमेंट आया कल मीटिंग के बाद, आपको लगता है कि ये समस्या को चीन और अमेरिका के बीच जो एक तरह का तनाव चल रहा था बीते 1 साल से, 1 साल के बाद मुलाकात हुई, उसको और एग्रीवेट कर देगा जब उसको उनको डिक्टेटर बोल दे रहे हैं? देखिए, बाइडेन साहब ने जो कहा वो बिल्कुल उचित कहा और बिल्कुल सही कहा, और ऐसा ना कहना बहुत उनके लिए मुश्किल पैदा कर देता था। उनसे ये प्रश्न पूछा गया कि आपने शी जिनपिंग को पहले डिक्टेटर क्या कहा है, क्या अब भी आप ऐसा कहेंगे? तो क्या बाइडेन कहते नहीं नहीं अब मेरे विचार में शी जिनपिंग डेमोक्रेट हो गए वगैरह वगैरह? क्या ऐसा झूठ बोलना उनके लिए उचित था? उन्होंने बिल्कुल सही किया। He called a spade and he said शी जिनपिंग इज ए डिक्टेटर, और जिस तरह के वो कम्युनिस्ट सिस्टम को प्रिसाइड करता है वो हमसे बिल्कुल फर्क है। किसी तरह से भी आप चीन को डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, वो एक आउट एंड आउट डिक्टेटरशिप है। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने वही कहा जो उनको कहना चाहिए था। अब आपने जिक्र किया था कि चीन का विस्तारवाद जो है वो किस तरह से पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में नजर आ रहा है। चीन का विस्तारवाद 2 तरह का है, एक तो टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म और दूसरा इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म। अब आपने पाकिस्तान और चीन की बात की, इन दोनों मुल्कों को चीन ने कर्ज में डुबो दिया है और वो उनपे इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म के तहत राज करने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों देश, इन पे बड़ा खतरा है कि ये किसी न किसी तरह से चीन के गुलाम ना हो जाए। देखिए, पाकिस्तान तो हो ही गया है, श्रीलंका को हमने बचाने की कोशिश की, अब अमेरिका ने वहां वो पोर्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, कोशिश चल रही है। लेकिन चीन की जो कोशिश होती है वो ये कि किस तरह से इकोनॉमिक एक्सपेंशनिज्म से इन देशों को अपने अंडर में किया जाए और हमारी बात ही ये माने। तो चीन की जो नीयत है और चीन की जो नीति है वो उसमें बड़ा खोट है, उसमें कोई बदलाव नहीं। जो आपने बड़ी अच्छी बात की प्रभु दयाल जी, लेट मी ब्रिंग इन मेजर जनरल अश्विनी शिवाच साहब। जनरल साहब, ये आप भी मानेंगे चीन का ये जो तरीका है कि वो बात करता है कि हम चाहते हैं कि इजराइल और हमास के बीच बातचीत हो, रास्ता निकले, लेकिन जो फिलिस्तीन सपोर्टेड जितने प्रोटेस्ट दुनिया भर में चल रहे हैं उसमें अब ये जो रिपोर्ट आई है फ्री प्रेस की, उसके मुताबिक तो बाकायदा चीन से फंडिंग हो रही है और वही निलॉय रॉय सिंघम का नाम आ रहा है जो हिंदुस्तान में जिसका नाम आया न्यूज़ लीक के मामले में। हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं कि जो चीन है जो कहता है करता उसमें बहुत फर्क है। और ये भी सच्चाई है जो अब हमास इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसमें चीन को बहुत फायदा हुआ है, और यही नहीं चीन को, रूस को भी फायदा हुआ है इनडायरेक्टली। देखो चीन को अगर आप देखें कि उसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो $3 ट्रिलियन का है वो खटाई में पड़ गया है, और आप ज्यादातर देश उससे निकल रहे हैं क्योंकि वो एक डेप्थ ट्रैप था, इंक्लूडिंग जो पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो $62 बिलियन का है वो भी ऑलमोस्ट 70% ठप पड़ा हुआ है।
इसी प्रकार से हमन टोटा जिस प्रकार से 99 ईयर लीज में आपने श्रीलंका ने दिया, बांग्लादेश में प्रॉब्लम, मलेशिया में प्रॉब्लम। तो ये सच्चाई है कि अब जो उसका ऑल्टरनेटिव बन रहा था भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसकी बड़ी चर्चा हो रही थी क्योंकि उसमें सबसे अच्छा ये था कि जो इन्वॉल्वमेंट मुस्लिम वर्ल्ड की होनी थी जो कि मिडिल ईस्ट में और इजराइल की होनी थी, और भारत की जो इकोनॉमी थी उसमें बहुत ज्यादा ग्रो करती, वो गेटवे टू यूरोप था मिडिल ईस्ट। मगर उसके अंदर अब खटास पड़ गया क्योंकि जिस प्रकार से इजराइल हमास की लड़ाई चली है, मुझे लगता है कि काफी समय तक ये प्रोजेक्ट ले नहीं पाएगा, क्योंकि जो रिलेशनशिप है इजराइल के मुस्लिम कंट्री से उसमें कहीं ना कहीं तनाव आ गया। और इसी प्रकार इसका कुछ रूस को भी फायदा हुआ है, क्योंकि जो रशिया यूक्रेन लड़ाई पे फोकस था अब वो फोकस हट के मिडिल ईस्ट में आ गया, और वो एक प्रकार से हमास की जो लड़ाई है उस पे इजराइल की तरफ फोकस ज्यादा हो गया अमेरिका का, और अमेरिका और नेटो कंट्री का वो भी फाल। मगर चीन की अगर आप और बातें देखें, जिस प्रकार से उसने विस्तारवाद गतिविधियां इंडो पैसिफिक में की है, स्पेशली साउथ चाइना सी में की है, उसके रिलेशन आप चाहे लाओस से देखें, ब्रुनई से देखें, वियतनाम से देखें, मलेशिया से देखें, फिलीपीन से देखें, इंडोनेशिया देखें, सबसे खराब है। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से वो एक्सपेनिज्म कर रहा है, चाहे वो आप ईस्ट चाइना सी में सन कैकू आइलैंड है जो कि आप जापान के साथ देखें, मगर ये भी समझना पड़ेगा जब इसकी इकोनॉमिक रिलेशन की बात है तो इनके इकोनॉमिक रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छे हैं। अमेरिका के साथ भी $700 बिलियन का इसका ट्रेड है, और ताइवान के साथ भी इसके है। तो सच्चाई ये है कि चीन जो है सच्चाई है एक थ्रेट है पूरे वर्ल्ड के लिए, और इसको मैनेज करना भी इतना आसान नहीं। इसका तो एक ही है इलाज कि जिस प्रकार से उसके एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जनरल साहब आपने बोली है। कैप्टन बंसल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपने पूरा चीन के जितने भी नेता रहे, मुखिया रहे, उनका सबका इतिहास गिनाया कैप्टन बंसल। मेरा सवाल आपसे ये है, जो पुराने लीडर्स रहे और उनके मुकाबले शी जिनपिंग जो है, क्या शी जिनपिंग ज्यादा क्रूर हैं, ज्यादा डिक्टेटर हैं, ज्यादा खतरनाक हैं अपने पूर्वजों से? पहली बात। और दूसरी बात, क्या शी जिनपिंग इसीलिए दुनिया भर के तमाम मुल्कों में किसी ना किसी बहाने से हस्तक्षेप करने की कोशिश करते दिखते हैं, प्रत्यक्ष तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर, नीलोर और सिंघम जैसे लोगों के माध्यम से? देखिए, पहली चीज तो यह है कि माओ के बाद जो चीन के शासक थे वो इस तरीके के एब्सोल्यूट शासक नहीं थे, जिसे पूरी तरह से तानाशाह कह सकते हैं, वो नहीं थे। क्योंकि माओ के बाद जो हुओ गो फैंग आए, और उसके बाद हु याओबंग और जाओ जियांग, दंग जियाओपिंग हालांकि लीडर थे, तो इनके बीच में एक संवैधानिक तौर तरीके थे, एक नेतृत्व होता था, लेकिन उसका समय था उसके हर। लेकिन शी जिनपिंग के आने से हम वापस माओ का जो एरा था उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। और माओ के दौरान हमने देखा कि बड़े बड़े नेताओं को ओवरनाइट वहां से हटा दिया गया। लियो शाओची जो चीन के राष्ट्रपति थे, उनको कैद में डाल दिया गया, वहां मर गए। और उस दौरान चीन ने कई ऐसी गतिविधियां की जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। कभी किसी राष्ट्र पर हमला किया, 62 में हमने देखा हमारे यहाँ क्या हुआ, कई देशों के अंदर हस्तक्षेप किए, दूसरे कोरिया का युद्ध हुआ, इस तरीके की कई घटनाएं हुई। और वही चीजें हम आज देख रहे हैं। आज चीन सैनिक रूप से ना हस्तक्षेप कर रहा हो तो आर्थिक रूप से कर रहा है। आर्थिक गतिविधियां चीन की हर तरफ बैठ रही हैं। दुनिया के कई राष्ट्रों को उन्होंने अपने कर्ज के जाल में, जंजाल में फंसा लिया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से कई राष्ट्रों को कर्ज के जंजाल में फांस दिया गया है, और उनकी फिर राजनीतिक सत्ता को मैनिपुलेट करने की चेष्टा हो रही है। और साथ ही साथ जैसे आपने बताया, नॉन स्टेट एक्टर्स और इंडिविजुअल्स को भी सपोर्ट किया जा रहा है तीसरे कंट्रीज में इन्फ्लुएंस करने के लिए। साथ ही साथ चीन ने कुछ तकनीकी प्रगति भी की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इनकी काफी प्रगति हुई है, और कई बार कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की का भी प्रयोग ये दूसरे देशों के अंदर हस्तक्षेप करने के लिए और दूसरे देशों के अंदर पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करने के लिए, चुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए कर रहे हैं या करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं हमारे लिए चिंता की बात है। लेकिन आज चीन की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी हो चुकी है कि हमने देखा कि चीन के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के बावजूद आज अमेरिका ने चीन से बातचीत शुरू कर दी। भले ही उसके बाद 4 घंटे बातचीत करने के बाद राष्ट्रपति ने उनको तानाशाह कहा, लेकिन 4 घंटे बातचीत की, और 4 घंटे उस बातचीत से कोई
एक तरफा बातचीत नहीं हुई, दोनों ही देशों ने एक दूसरे की कुछ चीजें मानी या कुछ कहा। तो इसको हमें समझना चाहिए कि अमेरिका के अंदर भी जो व्यापार लॉबी है, जो ट्रेड लॉबी है, उसका काफी बड़ा दबाव राष्ट्रपति के ऊपर था कि चीन के साथ कुछ हद तक संबंध सुधारे जाए। साथ ही साथ चीन की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा रही थी, उसके लिए भी आवश्यकता था कि उसको अमेरिका से एक थोड़ा जीवन दान मिल जाए, और वो इस बातचीत के माध्यम से मिल गया। तो ये हमें समझना चाहिए कि शी जिनपिंग जो है, जैसे जैसे उनकी तानाशाही प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही हैं, हम उनके इर्रेशनल डिसीजंस को ज्यादा देखेंगे और दूसरे देशों में हस्तक्षेप भी बढ़ सकते। इनफैक्ट ये बात मैं प्रभुदयाल जी आपसे पूछना चाहता हूँ, आने वाले वक्त में, क्योंकि हम तो बॉर्डर शेयर करते हैं चीन के साथ, प्रभुदयाल साहब, क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है भारत को? क्योंकि जिस तरह की एक्टिविटीज़ वो करते हैं और जिस तरह का उनका रुतबा है शी जिनपिंग का, उस लिहाज से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी देश को चीन से है, वो भारत को है। चीन जो है वो नहीं चाहता कि भारत ऊपर उठे, क्योंकि वो ये जानता है कि अगर पूरे एशियाटिक रीजन में उसका कोई मुकाबला कर सकता है तो वो देश भारत है। चीन हर तरह से हमको दबाने की कोशिश करता है, चाहे वो बॉर्डर पे टेंशन बढ़ाने की तरफ, या हमें हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे टेंशन बढ़ाने की तरफ। पाकिस्तान की तरफ चीन ने ये जो तवज्जो दी है, उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण यह है कि पाकिस्तान को हर तरह से वो इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ। अब ऐसे ही नेपाल को भी कोशिश कर रहा है, और बांग्लादेश के संदर्भ में भी वो ऐसी ही कोशिश करता है। तो चीन की नीयत तो हमारे ताल्लुक में हमेशा खराब रहेगी, और हम जानते हैं, इसीलिए हम चीन के प्रति जो हमको नीति अपनानी चाहिए वो हम बिल्कुल उचित नीति अपना रहे हैं। बॉर्डर पे जितना आप अपना डिफेंस बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाइए, क्योंकि चीन को मौका मिलेगा तो फिर वो आप पे इंक्रोच करेगा। सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी देश को चीन से है तो वो हमें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन के साथ मेरे पास वक्त की कमी है, मैं माफ़ी चाहूँगा, आपको बीच में टोक रहा हूँ दयाल साहब। जनरल सिवाच, माफ़ी चाहूँगा, वक्त की कमी है। आलोक बंसल साहब, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस नोट पर कि चीन से अगर सबसे अधिक खतरा है तो वो भारत को है, क्योंकि भारत उसको सीधे तौर पर चुनौती देता है, कम से कम आर्थिक मामलों को लेकर। जिस तरीके से भारत का एक्सेप्टेंस दुनिया भर में है, दुनिया के मुल्क भारत के साथ रिश्ते बनाना चाहते हैं, हर तरह के रिश्ते, सांस्कृतिक रिश्ते, आर्थिक रिश्ते, और लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत कहीं ना कहीं चीन के मुकाबले दूसरे देशों के ज़्यादा भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर निकलकर सामने आता है। तो कुल मिलाकर चीन के साथ अभी सब कुछ जनरल शी जिनपिंग के रहते हुए बहुत सी मुसीबतें दुनिया को और देखनी पड़ सकती हैं, जैसा कि बाइडेन साहब के टोन से समझ में आया। इसी नोट पर आज खबरों की खबर में मेरे साथ इतना ही। वक्त है ब्रेक का, लेकिन एनडीटीवी इंडिया पर खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।